नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ संख्या 9। इस पाठ की यह दूसरी कविता है, गजल, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। इसी पाठ में पहले हमने 5 रुबाइयां देखी थी, जिसके कवि भी फिराक गोरखपुरी ही थे। तो आइए, कवि का परिचय तो हमने जान लिया है, तो अब पहले गजल का सार समझ लेते हैं, उसके बाद गजल को विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रस्तुत गजल में कवि ने अपने जीवन के कटु अनुभवों की अभिव्यक्ति की है। साथ ही पहले 2 शेर में सुंदर प्रकृति चित्रण भी कवि ने किया है। तीसरे शेर में कवि अपने भाग्य को दोष देते हैं, तो भाग्य कवि के कर्मों को दोष देता है। आगे कवि कहते हैं कि निंदा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं या उनकी निंदा करने की वजह से हम अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। आगे कवि बताते हैं कि प्रेम वही कर सकता है जो खुद को मिटाने के लिए तैयार हो। साथ साथ कवि अपनी प्रेम की पीड़ा को छुपाते भी हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि दुनिया उनकी पीड़ा का उपहास करेगी, और इसीलिए वे अपनी पीड़ा को छुपाते हैं। कवि अपनी गजल को सुनने वाले श्रोताओं और पाठकों से भी कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे शेर की चमक पे मत जाइए, उन शेरों के पीछे जो आंसू है उसे भी देखिए। साथ साथ इस गजल में विरह की पीड़ा की भी अभिव्यक्ति की है। कवि की गजलों पर मीर का प्रभाव देखा जाता है, और कवि खुद भी ये बताते हैं, क्योंकि कवि खुद मीर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इसीलिए वे अपने शेर में भी मीर का प्रभाव है ऐसा बताते हैं। तो ये हुआ गजल का अल्पसार। अब हम विस्तार से गजल को समझते हैं। प्रिय छात्रों, रुबाइयों की तरह ही हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। इस गजल में एक दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। दोस्तों, गजल भी काव्य की एक विधा है। तो आइए, पहला शेर हम इस गजल का पढ़ते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो मुंह गुलशन में पर तोले हैं। दोस्तों, फिराक ने इस गजल में बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, और इसीलिए हर शेर को पढ़ने के बाद हम उनके शब्दों के अर्थ समझ के बाद में उसकी चर्चा करेंगे। नौरस यानी नया रस। दोस्तों, नौ का दूसरा अर्थ 9 अंक भी हो सकता है। 9 अनेकार्थी शब्द है। गुंचे यानी कलियां, पंखड़िया यानी फूलों की पत्तियां, नाजुक का मतलब होता है कोमल, गिरह मतलब गांठ या बंधन, रंगोबू यानी रंग, और बू यानी सुगंध की बात की है यहाँ, और गुलशन यानी बाग, चमन, पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। शायर कह रहा है कि नए रस से भरपूर पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने लगी है, अर्थात कलियां अब खिलने लगी है, और खिलकर वह फूल बन रही है। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनमें जो रंग और गंध अब तक बंद थी, वो अब इस बाग में फैलने लगी है। ऐसा लगता है कि उनके रंग और खुशबू बाग में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कलियों के खिलने से उनके रंग रूप और खुशबू सारे बाग में फैल जाते हैं। इस प्रकार इस पहले शेर में शायर ने रस भरी कलियों का फूल बनना और अपनी खुशबू से पूरे चमन को भर देना, इस दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। आइए दूसरा शेर देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं,
तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। आंखें झपकाना यानी पलके झपकाना। जब नींद आती है तो हमारी आंखें झपकने लगती है, उसी की बात है। आंखें झपकाना यानी पलके झपकाना। जर्रा जर्रा यानी कण कण। यारों अर्थात दोस्तों। शब मतलब रात। सन्नाटा यानी कि खामोशी। तो इस दूसरे शेर में शायर रात के समय टिमटिमाते हुए तारों को देखता है और उसे ऐसा लगता है मानो इस रात में चारों ओर सन्नाटा और खामोशी है और धरती का कण कण सोया हुआ है। तो मानो तारे भी झपकी ले रहे हैं। तारों का टिमटिमाना शायर को पलके झपकाने जैसा लग रहा है, मानो तारे भी अपनी आंखें झपका रहे हैं। दोस्तों, आपने अंधेरी रात में तारों को देखा हो तो वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसी को शायर ने यहाँ पलके झपकाने से जोड़ा है। और आगे वे कहते हैं कि दोस्तों, इस रात की खामोशी कुछ बोलती हुई लगती है। तुम भी इसे सुनने की कोशिश करो, तुम भी सुनो। तो यहाँ तारों का मानवीकरण किया गया है और सन्नाटा बोल रहा है में विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार इस दूसरे शेर में शायर ने सन्नाटे से भरी रात में टिमटिमाते हुए तारों का सुंदर चित्रण किया है। तीसरा शेर देखते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। किस्मत यानी भाग्य, नसीब। यहाँ कवि खुद को और अपनी किस्मत दोनों को एक जैसा बता रहा है। कह रहा है कि दोनों अंधेरे में डूबे हुए हैं और दोनों को एक ही काम मिला है। तो किस्मत शायर पर रोती है और शायर किस्मत पर रोता है। दोनों ही अपना अपना दर्द दुनिया से छुपाकर एक दूसरे से कह लेते हैं और अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। तो यहाँ इस शेर में देखें तो कवि का किस्मत पर रोना और किस्मत का शायर पर रोना, ये शायर के असीम दर्द को अभिव्यक्त कर रहा है। पूरी गजल में हम शायर की भाषा को देखें तो सहज उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा शेर समझते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। दोस्तों, इस शेर में शायर निंदा करने वालों को आड़े हाथों ले रहा है, उन पर व्यंग कस रहा है। कहता है कि जो मेरी बुराई करके मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उतना तो सोचना चाहिए कि मेरी बुराई करके तो वे खुद बदनाम हो रहे हैं। निंदा करने वाले सोचते हैं कि वे मेरे रहस्य को खोलकर मुझे बदनाम करेंगे, परंतु वे ये नहीं जान रहे हैं कि दूसरों को बदनाम करने वाले दूसरों के रहस्यों के पर्दे नहीं हटा रहे, बल्कि दुनिया को अपना असली रूप दिखा रहे हैं और उससे उनका अपना ही नुकसान होना है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा करता है, दरअसल वह अपने आप का ही नुकसान करता है। पांचवें शेर को पढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरस किए होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यहाँ शायर अपनी प्रिया को, अपनी महबूबा को याद करके कहता है कि तुमसे मैं दूर हूं और तुमसे दूर रहने की कीमत मैं अपने विवेक के साथ चुका भी रहा हूं। अर्थात जो आंसू उसके विरह में, उसके दुख में कवि बहा रहा है, यह कीमत है उससे प्रेम करने की, उससे बिछोह की, जो वह अदा कर रहा है, चुका रहा है आंसुओं के रूप में। और आगे कवि कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है,
तुमसे प्यार करने वाले तो दीवाने अर्थात पागल भी हो जाया करते हैं। यहाँ बदुरस्ती होशो हवास का मतलब है पूरे विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ। इस शेर के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि जो प्रेमी होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, वो प्यार के लिए हर कीमत अदा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वें शेर को समझते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले है। यहाँ शायर अपनी प्रिया, अपनी माशूका से कह रहा है कि हे प्रिय, तुमसे बिछड़ने का दुख मुझे बहुत है और तुम्हारे दिए इस दर्द का मैं सम्मान भी करता हूँ, और दूसरे मुझे इस दुनिया की परवाह भी है, इसीलिए मैं सबसे छुपकर मैं इस दर्द को सहता हूँ और अकेले में चुपचाप तुझे याद करके रो लेता हूँ। यानी कि शायर कहता है कि मैं तुझसे बिछड़ने का दुख औरों के सामने जताता नहीं हूँ, अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं बनाना चाहता। यानी कि प्रेम को और प्रेम की पीड़ा को भी दुनिया से छुपाने की बात है, क्योंकि दुनिया प्रेम की पीड़ा को समझेगी नहीं, उसका मजाक उड़ाएगी, ऐसा शायर को लगता है। आगे बढ़ते हैं, 7वां शेर समझते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। दोस्तों, इस शेर में शायर कह रहा है कि हुस्न और इश्क यानी कि सुंदरता और मोहब्बत की दुनिया में उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव क्या है, ये बता रहा है। शायर कहता है कि हुस्न और प्रेम की दुनिया में सदा एक संतुलन बना रहता है, और यह संतुलन क्या है? यह संतुलन उसकी शख्सियत है, यह संतुलन उसकी विशेषता है। और यह संतुलन आता कैसे है? तो इस दुनिया में, प्रेम और सुंदरता की दुनिया में, हम अपने आप को जितना खोते हैं उतना ही पाते जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम के प्रति व्यक्ति जितना समर्पित होता है वह उतना ही उसे प्राप्त कर लेता है। प्रेम के प्रति समर्पण ही उसकी प्राप्ति का मार्ग है। यानी इस शेर के द्वारा समझाया गया है कि अगर प्रेम चाहिए तो समर्पित होना होगा। इस शेर में फितरत यानी स्वभाव, तवाजुन यानी कि संतुलन, आलम हुस्नो इश्क यानी कि प्रेम और सौंदर्य का संसार, दुनिया, हुस्न यानी सुंदरता, और इश्क यानी कि प्रेम, मोहब्बत। अब 8वां शेर समझते हैं। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। आबोताब यानी कि चमक दमक, अशआर यानी कि शेर। यहाँ शेर का प्लूरल है, बहुवचन, यानी कि जब एक से ज्यादा शेर हो तो अशआर कहते हैं। आंखें रखना यानी कि समझ रखना, देख सकते हैं यानी कि समझ सकते हैं। बेतों का अर्थ शेर है, शेर का बहुवचन है। यहाँ मोती, यहाँ आंसू को कहा है, तो आंसू रूपी मोती यानी यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस 8वें शेर में शायर कहता है, ये गजल सुनने वालों या पढ़ने वालों से कह रहा है कि तुम्हें जो अशआर की जगमग दिखाई दे रही है, तुम उसे ध्यान से रखो, तुम भी तो समझ रखो हो, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि यह जगमग जो तुम देख रहे हो, यह बैतों की चमक है या यह मेरी आंख से गिरते आंसू है। अर्थात शायर गजल सुनने वालों से कहता है कि वे उसके अशआर के मर्म को समझे और उसके भीतर की जो पीड़ा है उसे महसूस करे।
अपनी प्रेमिका के विरह में जो आंसू बह रहे हैं, वे ही भाव अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ गजल बन गया है। यानी शायर कह रहा है कि इस दुख को सुनने पढ़ने वाले भी समझे। यानी गजल में सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, उसमें भाव भी होते हैं। इसलिए गजल सुनने वालों को उसकी सुंदरता ही नहीं, उसके भावों को भी समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 9वां शेर पढ़ते हैं। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमन यानी कि महफिल, मय शराब यानी कि शराब की महफिल, रिंदों को यानी शराबियों को, शराब पीने वालों को, गर्दू यानी आकाश, फरिश्ते अर्थात देवदूत, बाब यानी दरवाजा, गुनाह यानी पाप, बाबे गुनाह जग यानी दुनिया के पापों का हिसाब किताब। इस शेर को हम दो तरह से समझ सकते हैं। तो उसका तो दूसरा अर्थ है, वही ज्यादा सटीक लगता है, जो शायर की प्रेमिका से संबंधित है। पहला अर्थ यह है कि शायर कहता है कि जब रात गहराती है तो शराब की महफिल में शराबियों को तू याद आता है। तू यानी ईश्वर, यानी ईश्वर याद आता है। और उस समय रात में आकाश में बैठे फरिश्ते दुनिया का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे कर्मों को आसमान पर बैठे फरिश्ते देख रहे होते हैं। ये हुआ पहला अर्थ। अब हम दूसरा अर्थ समझते हैं। जो इस पूरी गजल के जो शेर चलते आ रहे हैं, उनके संदर्भ में देखें तो यही अर्थ ज्यादा सटीक बैठता है। अर्थ यह है कि कवि अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि जब रात गहराती है और आसमान में फरिश्ते इस दुनिया के गुनाहों का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, तब मैं खाने में तुम्हें याद करते हुए तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा होता हूं। आगे भी हमने इस गजल में 3-4 शेर देखे हैं जो शायर के प्रेम के हैं, पीड़ा के हैं, और इस शेर को इसीलिए हम इस दूसरे अर्थ में समझे तो ज्यादा ठीक लगता है। आइए अब इस गजल का 10वां और अंतिम शेर पढ़ते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके यानी कुर्बान, एजाज सुखन यानी कविता का सौंदर्य। दोस्तों, यह शेर फिराक ने अपनी प्रशंसा करते हुए लिखा है। आत्म प्रशंसा का शेर है। फिराक साहब मीर से अधिक प्रभावित थे और उनकी गजलों में भी आपको उनका असर दिखता है। तो वही बात अपनी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी बेहतरीन शायरी, यानी अपनी ही बेहतरीन शायरी पर वे कुर्बान जाते हैं और कहते हैं कि उसने ये आवाज कहां से उड़ा ली है, कहां से चुरा ली है। इन गजलों की आड़ में तो मीर की गजल बोलती जान पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शायर अपनी शायरी की तारीफ करते हुए कह रहा है कि उसकी शायरी में मीर के दर्शन होते हैं, यानी कि उनकी शैली मीर की शैली जैसी है। मीर को हम दर्द का शायर भी कहते हैं और फिराक की गजल में भी दर्द दिखाई देता है। और वही बात फिराक खुद भी बता रहे हैं कि ये तो मीर की शायरी जैसी शायरी है। यहाँ ये गजल पूर्ण होती है। नमस्कार, सबका मंगल हो।